हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं लर्न एंड फन कॉमर्स की सेवाओं में। और ये इतना डीप और इंटेंस टॉपिक आपको आज कराऊंगा। सबसे मुश्किल स्टूडेंट्स को डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट लगती है और उसका सबसे खतरनाक टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर में होगा। तो यहां पर आपको लिखा भी गया है, इसका पार्ट 5 है और इसके साथ चैप्टर कंप्लीट। 12 नंबर की यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म 2 के पेपर के अंदर। और इस यूनिट में मैं आपको कराने जा रहा हूं इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। बहुत मुश्किल लोग मानते हैं, मैं इसको बहुत आसान करने वाला हूं। और साथ में एक बात बता दूं जिसको नहीं पता, इन्फ्लेशनरी गैप को मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सेस डिमांड के नाम से पुकारा गया है, यानी इसका दूसरा नाम। और डिफ्लेशनरी गैप को इस चैप्टर के अंदर डेफिशिएंट डिमांड के नाम से पुकारा गया है। तो इसको ध्यान रखना, डिमांड को मैं शॉर्ट में डीडी लिख देता हूं, आप ऐसी गलती ना करना, आप हमेशा लिखना इसको पूरा प्रॉपर डिमांड। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं ये सिचुएशन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। ये होता है इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है। बेसिकली ये बताता है कि यहां पर जो भी इनकम होगी वो देश की इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम होने वाली है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं उस सिचुएशन की जब एडी और एस एक दूसरे के बराबर ना हो। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो या तो एडी एएस से ज्यादा होगा या फिर एडी एएस से कम होगा। एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी, एएस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई यानी टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी। ऐसे करके मान सकते हो आप, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। और बाकी इसके डीप और पूरे कॉन्सेप्ट देखने हैं तो पिछले लेक्चर्स के अंदर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर रखा है। और अगर नहीं भी देखें तो यार मैं ऐसा नहीं होऊंगा कि तुम्हें समझना है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पुरानी बात का ही बेस बना रहा हूं पहले। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है तो इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है। यहां पर डिमांड ज्यादा है तो मतलब लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर, बट प्रोड्यूसर्स उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, यानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, जब भाई नहीं हो पा रही है सप्लाई तो सप्लाई को बढ़ा दो, मतलब प्रोडक्शन नहीं है तो उसको बढ़ा दो। तो यहां पर सॉल्यूशन ये है कि ये वाई जो लिखा है इसको बोलते हैं आउटपुट या इनकम। आउटपुट बढ़ाने लग जाओ तो वो डिमांड से मैच कर जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान काम था, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत थी, बढ़ा दिया। यहां पर इस सिचुएशन को अगर देख लो, यहां पर लोगों की डिमांड कम है यानी लोग खर्चा नहीं कर रहे, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये प्रोडक्शन जो ज्यादा होने वाला है ना, ये एक्सेंटे वाली चीजें हैं, सब होने वाला है, एक्चुअल कोई फिगर नहीं है। तो जो ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला है उसकी वैल्यू को कम कर दो, ठीक है। ठीक नहीं है ना, तो ये फिर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये नॉर्मल सी सिचुएशन दोस्तों जो पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है, अब यहां पर एक वर्ड लॉन्च होने वाला है जिसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझना, वो सिचुएशन है जहां पर इकोनॉमी के सब रिसोर्स कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए, या फिर आप मान सकते हो सब लोगों को नौकरी मिल जाए, यानी जो लेबर फोर्स है वो पूरी एम्प्लॉयड हो जाए, वर्क फोर्स के इक्वल हो जाए, वो लैंग्वेज मान सकते हो, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में सारे रिसोर्स इस्तेमाल हो चुके हैं, तो मानो कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, प्लस इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स भी कंप्लीट इस्तेमाल हो चुके हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लिख दिया। तो क्या ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा डिफरेंट होगा इकोनॉमी के अंदर। यहां बोल रहे हैं लोगों ने खर्चा ज्यादा करना है और इकोनॉमी के पास प्रोडक्शन कम होने वाला है, तो यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहां पर प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, यानी जितने रिसोर्सेज तुम इस्तेमाल कर सकते थे वो सब इस्तेमाल हो चुके हैं। जितने लोगों को नौकरियां मिल सकती थी वो सबको नौकरियां मिल चुकी हैं। अब प्रोडक्शन बढ़ने के आसार नहीं है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जिस चीज से प्रोडक्शन बढ़ सकता है वो सब चीजें तुमने इस्तेमाल कर ली। यहां पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता तो एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ा पाएंगे। यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग खर्चा ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से सेलर्स के पास हैशटैग करके एक चांस है कि अब हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन लोग डिमांड करने से नहीं चूक रहे, तो यहां पर वो बढ़ाएंगे इकोनॉमी के अंदर प्राइस। तो प्राइस लेवल बढ़ने लगेगा, लगभग हर चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसा अगर आपको एग्जांपल सुनना है तो इंडिया के अंदर बेसिकली फेस्टिवल सीजन में होता है, और मैंने पर्सनल देखा है कि दिवाली दशहरे पे ना क्रैकर्स यानी पटाखों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जितने भी दुकानदार है वो उसका रेट बढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ ईद या फिर रक्षाबंधन और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स पर मिठाई की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो सेलर्स उसके रेट बढ़ाने लग जाते हैं। तो यहां पर ये होता है। तो दोस्तों जो ये सिचुएशन है, यानी एडीएस से ज्यादा है और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल बढ़ने लग जाता है
और प्राइस लेवल जब बढ़ता ही रहे उस सिचुएशन को बोलते हैं महंगाई, और इकोनॉमिक्स में बोलेंगे इन्फ्लेशन, और ये सिचुएशन कहलाएगी इन्फ्लेशनरी गैप। कोई हमसे पूछ ले इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो दोस्तों ये वो सिचुएशन होती है जहां पर एडीएएस से ज्यादा होता है, प्लस इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी होती है। प्रॉपर इसके रिटर्न नोट्स यानी स्लाइड्स के फॉर्म में दे दूंगा एंड में, अभी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और क्या होता है, मतलब इसका इंपैक्ट क्या होगा देश के ऊपर। पहला इंपैक्ट तो ये होगा कि प्राइस लेवल बढ़ने लग जाएगा। दूसरा इंपैक्ट दोस्तों यहां पर बताएंगे आउटपुट के ऊपर क्या होगा, यानी जो भी इकोनॉमी के अंदर सामान बनाया जा रहा है वो आउटपुट के ऊपर क्या होगा। देखो आउटपुट यहां पर बढ़ना चाहिए, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अचीव्ड है, तो यहां पर आउटपुट के बढ़ने का स्कोप भी नहीं है, तो आउटपुट यहां पर कांस्टेंट रहेगा, यानी नहीं बढ़ पाएगा। जब आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो इनकम कैसे बढ़ेगी, इनकम भी नहीं बढ़ पाएगी, और नौकरियां सबको मिल चुकी हैं तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने के चांस है नहीं। तो यहां पर ये हर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, यानी अनचेंज्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो आप, या कांस्टेंट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके लिए लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। इसके अपोजिट सिचुएशन देखेंगे, जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, वो तो ठीक है पढ़ा दिया, लेकिन इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है ऑलरेडी। तो दोस्तों फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, तो ये वो सिचुएशन है जहां पर डिमांड यानी खर्चा कम हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा और खर्चा इकोनॉमी के अंदर कम होगा। इस सिचुएशन में अब सेलर्स के पास ज्यादा स्टॉक प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो उसको बेचने के लिए प्राइस लेवल कम करने लगेंगे। तो यहां पर प्राइस लेवल कम हो जाएगा, महंगाई नहीं, उसके अपोजिट वाली सिचुएशन है जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन। तो इसीलिए ये जो ऊपर लाइन लिखी है एडी इज लेस देन एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये डेफिनेशन है डिफ्लेशनरी गैप की। डिफ्लेशनरी गैप की। अब देखो इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम है, प्रोडक्शन तो ज्यादा कर रखा है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है और रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल कर रखे हैं। तो ये सिचुएशन में सप्लाई वाली साइड की गलती नहीं है, गलती है डिमांड वाली साइड की। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन इकोनॉमी के लोग उतनी डिमांड नहीं कर पाते, ठीक है, वहां पर यह सिचुएशन आ सकती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन को डेफिशिएंट डिमांड कहा जाता है, एक्सेस सप्लाई नहीं बोलेंगे, सप्लाई की गलती नहीं है। तो डिफ्लेशनरी गैप का दूसरा नाम डेफिशिएंट डिमांड है, यह आप जान लेना। जैसे कि यहां पर पीछे इन्फ्लेशनरी गैप था, तो इसका दूसरा नाम एक्सेस डिमांड है, ठीक है जी। ये ओके रिपोर्ट। अब इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी के ऊपर, ये इंपैक्ट बता रहा हूं। पहला ये, अब देखो आउटपुट की बात करें या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इस पर क्या फर्क होने वाला है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, यहां पर अब प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्शन कम कर देंगे, आउटपुट कम होगा। जब आउटपुट कम होगा तो अब एम्प्लॉयज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग सामान तो खरीद नहीं रहे हैं, तो एम्प्लॉयज की नौकरी भी चली जाएगी। तो यहां पर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों चला जाएगा। ये जो सेक्शन है ये इंपैक्ट का सेक्शन है कि डिफ्लेशनरी गैप का इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, ये उसका मीनिंग है। ये जो लाइन लिखी है मीनिंग है डिफ्लेशनरी गैप की। और इस सिचुएशन को, यानी जब प्राइस लेवल कम होने लगता है, जिसको प्राइस लेवल कम हो रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, जब प्राइस लेवल कम होता है तो कंपनीज को प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो लोगों को नौकरी से निकालेंगे। इस नौकरी से निकालने वाली सिचुएशन को ही यानी रिसेशन बोलते हैं। यानी जब प्राइस लेवल के कम होने की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाएं, तो रिसेशन वाली सिचुएशन आ जाती है देश के अंदर। और जब ये रिसेशन बहुत लंबे समय तक इकोनॉमी के अंदर रह जाता है, लगभग 6 से 9 महीने के आसपास रह जाता है, तो यही सिचुएशन डिप्रेशन बन जाती है। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में डिप्रेशन भी बोलते हैं। और ये डिप्रेशन अमेरिका में 1928 में बहुत लंबे समय तक रहा था, तो उसको द ग्रेट डिप्रेशन कहकर पुकारा गया था। उसका जिक्र भी इस यूनिट के अंदर किया गया है, क्योंकि उस सिचुएशन को ठीक करने में जो अहम रोल निभाया वो जॉन मानियार्ड केन्स यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने मेन रोल निभाया। अब जॉन मानियार्ड केन्स की जो पुस्तक लिखी थी उसका ही अंश यहां पर, उसका ही कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर समझाए गए हैं। तो उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मैंने आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट समझाया है, अब इनका डायग्राम कैसे बनाना है वो बताऊंगा, ठीक है। हम यहां पर इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम सबसे पहले कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक्स एक्सिस पर यहां पर हमेशा पहले इनकम लिखते थे पूरे चैप्टर में, इनकम एंड आउटपुट। अब यहां पर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट का वर्जन भी लॉन्च हुआ है, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमेशा लिखा जाएगा। एक्स एक्सिस पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमेशा लिखा जाएगा।
वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिखेंगे और कर्व बनाना अपना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बात बताऊं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना लेते हैं 45 डिग्री का, ऑरिजिन से निकलने वाला, ठीक है, वाई की लाइन भी इसको बोलते हैं। ये हो गया, और यहां पर लिखना जरूरी है कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, लिखना जरूरी है। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की। देखो डायग्राम में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है वो थोड़ा डिफरेंट काम है। अब यहां मान लेते हैं कि हमने सोचा कि एक देश में एग्रीगेट डिमांड 100 यूनिट हो जाएगी इस तारीख को, 31 तारीख को मान लो, लेकिन जब 31 तारीख आ गई तो देखा गया उस दिन डिमांड 120 है। समझ लो, यानी जितनी उम्मीद करी थी उससे ज्यादा डिमांड है। तो जो हम उम्मीद करते हैं उसको बोलते हैं एक्स एंटे, या फिर प्लान्ड, या फिर डिजायर्ड, और जो एक्चुअल वो चीज हो जाती है उस टाइम पर उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपोज्ड, या एक्चुअल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों की हेल्प से यहां पर एक्स एंटे डिमांड और एक्सपोज्ड डिमांड की हेल्प से इन्फ्लेशनरी गैप को दिखाया जाता है आपके चैप्टर में। हम मानते हैं, देखो एक डिमांड कर्व जो तुम्हारा मन कर रहा है वहां ड्रॉ कर लो, ये कर लिया। इस डिमांड कर्व का नाम है AD1, यानी C+I, लिखना हो तो लिखो वरना मत लिखो, चलो AD1 ही लिख दिया, C+I लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये था हमारा डिजायर्ड, आप इसको एक्स एंटे भी लिख सकते हो। हमने सोचा कि ये एक पर्टिकुलर डेट पर डिमांड होगी हमारे देश में, और यहां पर एक पॉइंट होगा E1, ये पॉइंट E1 होगा, और ये बताएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और यहां पर आउटपुट हमने उम्मीद करी कि O से लेकर Y1 तक होगा, ये उम्मीद करी है। लेकिन असलियत में क्या हुआ, जब वो डेट क्लोज आई तो डिमांड एक्चुअली ज्यादा निकली, पहले से ज्यादा। AD2 ये एक्चुअल डिमांड है, एक्सपोज्ड बोल सकते हो इसको या अनप्लान्ड बोल सकते हो। तो इकोनॉमी बोल रही है कि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए इस E2 पॉइंट पर। E1 की उम्मीद थी, E2 पर चाहिए। अब देखो ये जो AD1 का इक्विलिब्रियम है, AD1 मतलब हमने उम्मीद कर ली कि इतनी डिमांड होगी, जितने भी रिसोर्सेस है सबको इस्तेमाल करने के बाद ये इक्विलिब्रियम होगा, ये सोच लिया। तो दोस्तों जब रिसोर्स पूरे इस्तेमाल करने के बाद का इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब वो डेट आ गई तो देश बोल रहा है ये वाला इक्विलिब्रियम चाहिए, और आउटपुट कितना चाहिए, OY2 तक आउटपुट चाहिए। अब जिंदगी में सारे रिसोर्स इस्तेमाल करके तो इतना प्रोडक्शन हो रहा है, और डिमांड कर रही है इकोनॉमी ये वाला, तो ये तो अचीव हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि पूरे रिसोर्स इस्तेमाल करके हम Y1 तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। देखो ये वाला गैप, ये वाला गैप इन्फ्लेशनरी गैप है। इसकी वजह से देश में प्राइस बढ़ने लगेगा, महंगाई आ जाएगी, ठीक है। और ये गैप और ये दोनों कर्व के बीच का गैप, यानी AD2 और AD1 के बीच का गैप, कहीं से भी काउंट कर लो, ये भी वही है, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट अपनी मर्जी से डाल दो, E3 डाल दिया मान लो, E2 और E3, इनके बीच का गैप भी इन्फ्लेशनरी गैप है। मैं यहां छोटा सा वर्ड लिख देता हूं, एक्सेस डिमांड, ताकि लिखा जाए और एडजस्ट हो सके। इसको भी आप ऐसे करके लिख दो, एक्सेस डिमांड। तो दोस्तों ये डायग्राम है इन्फ्लेशनरी गैप का या एक्सेस डिमांड का, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए इसका, ठीक है। अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अभी डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम करते हैं, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप यानी डेफिशिएंट डिमांड। तो वहां पर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पेन का कलर येलो चूज करता हूं, ये बनाया Y एक्सिस, ये बनाया X एक्सिस, ओरिजिन का पॉइंट हो, X एक्सिस पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लिखना है, Y एक्सिस पे AD एंड AS लिखना है। सबसे पहले 45 डिग्री की AS लाइन बना दी, जिसको हम Y बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लिख दिया 45 डिग्री। अब क्या है, यहां पर फिर से वही सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं। मान लो एक्स एंटे डिमांड हमारी ये है, AD1 लिखा है, यानी इसको डिजायर्ड लिख सकते हो। दोबारा इसका मतलब समझना, अगर देश के अंदर रिसोर्सेस पूरे इस्तेमाल कर लेंगे तो डिमांड इतनी होगी, और इक्विलिब्रियम यहां पर होगा E1 पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि यहां पर AD और AS तो एक दूसरे के बराबर है, प्लस देश के अंदर रिसोर्सेज भी सारे इस्तेमाल कर लिए गए, और यहां पर ये OY1 प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, ठीक है जी। अब क्या है, अगर असलियत में जब वो डेट क्लोज आ जाएगी, डिमांड इससे ऊपर निकली तो देश में इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। अगर डिमांड इससे नीचे निकली तो वो डिफ्लेशनरी गैप की तरफ इशारा करेगी। जैसे कि मान लो अगर नीचे ही निकली, ये डिमांड है, जब वो डेट क्लोज आई तो AD2 ये है, इसको एक्चुअल बोल दिया, ठीक है जी।
इकोनॉमी बोल रही है यहां पर E2 इक्विलिब्रियम होना चाहिए और प्रोडक्शन होना चाहिए इतना O/2 तक। हम प्रोडक्शन कर सकते हैं इतना, लेकिन इकोनॉमी के अंदर जरूरत है इतने की, तो ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, इकोनॉमी को कम चाहिए। तो दोस्तों ये जो दोनों प्रोडक्शन के बीच का गैप है इसको बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। ये डिमांड की कमी है, डेफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है, डिमांड की कमी। और ये वाला येलो वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व और पिंक वाला एग्रीगेट डिमांड कर्व, इन दोनों डिमांड कर्व के बीच का जो गैप है, हाँ, इसको बोलेंगे सेम यही डेफिशिएंट डिमांड। तो ये दोनों बात एक ही है, यहां पर भी और यहां पर भी लिख देना इस बॉक्स के अंदर जैसे भी है। तो ये डायग्राम डिफ्लेशनरी गैप का बनेगा। और यहां पर कुछ पॉइंट्स थोड़े से एक्स्ट्रा है जो दोस्तों ये E2 पॉइंट है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। जो ये E2 पॉइंट है इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम अगर आएगा तो समझ जाना वो डेफिशिएंट डिमांड वाला डायग्राम ही पूछ रहा है, ठीक है जी। क्योंकि यहां पर देखो जितना हम अचीव कर सकते हैं उससे कम की डिमांड हो रही है, ठीक है। अब तुम्हें अगर दोनों डायग्राम के अंदर डिफरेंशिएट करना है कि सर मुझे क्लियर बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ये डायग्राम प्रॉपर कैसे बनने चाहिए थे, तो वो चीज समझा रहा हूं आपको, देख लो। देखिए अंतर देखना जरा, ये 45 डिग्री लाइन आएगी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और इकोनॉमी के अंदर पहले मानना है ये एग्रीगेट डिमांड है, मतलब होने वाली है एक्सेंटे, डिजायर्ड बोल दिया इसको, ठीक है। अब असलियत में एग्रीगेट डिमांड जब दिन नजदीक आएंगे तो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के बीच का गैप ये डिफ्लेशनरी गैप है, और अगर ज्यादा हुई तो इन दोनों के बीच का गैप इन्फ्लेशनरी गैप है। दैट्स इट, कुछ नहीं करना, बस यही लाइन करनी थी आपने। इसका अपना इक्विलिब्रियम है, इसका अपना इक्विलिब्रियम है, इसका अपना इक्विलिब्रियम है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम आउटपुट है। अगर इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो लाइन यहां तक खींचनी पड़ेगी, डिफ्लेशनरी गैप होगा तो इसको खींचना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप और ये डिफ्लेशनरी गैप, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये बताने का तरीका था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये है इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। एक्सेस डिमांड भी प्रॉब्लम है और डेफिशिएंट डिमांड भी प्रॉब्लम है। तो पहले बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप यानी एक्सेस डिमांड को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके, इसको बोलते हैं मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड। हमारे देश के अंदर कौन कौन से तरीके हैं इसको ठीक करने के, तो तरीके ठीक करने के इस नाम के अंदर, ये पहले नाम को कैच करो जरा, नाम क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं हूं वो सिचुएशन जहां पर एडी ज्यादा होता है एएस से, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी होती है इकोनॉमी के अंदर। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लिख देता हूं, बार बार लिखना भी पड़ेगा आपको। तो अगर इस प्रॉब्लम को ठीक करना है फ्रेंड्स, तो हमें करना क्या पड़ेगा, डिमांड ज्यादा है ना, सप्लाई की कोई गलती नहीं है, देश के अंदर रिसोर्स पूरे इस्तेमाल हो रखे हैं, तो जितना प्रोडक्शन किया है वो अच्छी ही बात है, ठीक है। तो डिमांड ज्यादा है तो ओवरऑल ये डिमांड कम करते ही, देश के अंदर जो टोटल डिमांड है इसका लेवल कम करते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस डिमांड को कम करने के तरीके ढूंढ कर लाने हैं। तो जो हमारे पास तरीके कैटेगराइज किए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो उसको देख लो जरा। वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है, यानी अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ये चीज आपने स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, इसका ले लो, ठीक है। अब इसको रब करने जा रहा हूं, यानी ये पता लग गया आपको कि डिमांड को कम करते ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर दो तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है डिमांड को कम करने की, मान लो अभी तो। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई बनाता है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, ये हमारे देश की सरकार बनाती है। जहां मैं लिख रहा हूं इस पेज पे तो फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करूंगा, अगले पेज पे मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में दो ही चीजें हैं, दो ही इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक सरकार के पास टैक्स हथियार है और दूसरा सरकार के पास खुद सरकार का खर्चा यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हथियार है। इन दोनों को इस्तेमाल करके वो देश की टोटल डिमांड को कम कर सकता है, यानी देश की टोटल डिमांड को कम किया तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम ठीक, और डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी ना उस सिचुएशन में। तो क्या करता है, सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, ये फिस्कल मेजर है, फिस्कल पॉलिसी मेजर बोल सकते हो। टैक्स बढ़ाने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, यानी सब लोग जब टैक्स ज्यादा पे करेंगे तो उनके पास पैसा खर्च करने के लिए कम बचेगा, खर्च करने के लिए कम बचेगा तो डिमांड कम होगी ऑटोमेटिकली। तो इससे कंट्री की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तब तक जब तक वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। यानी देश की डिमांड कम करानी है। अब देश का हिस्सा तो सरकार भी है,
सरकार अपना ही खर्चा कम कर दे तो वैसे भी देश का टोटल खर्चा कम हो जाना है ना। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, अगर सरकार अपना ही खर्चा कम कर दे तो देश का खर्चा कम हो जाना है। अगर आप इसको इससे लिंक नहीं कर पा रहे तो लिंक ऐसे कर लो, देश की टोटल डिमांड में यार C प्लस आई प्लस जी प्लस NX होता है, और जी है ये सरकारी खर्चा, यही कम हो गया तो टोटल डिमांड भी तो कम होगी। जिस मर्जी तरीके से कनेक्ट कर लो, समझ जाओ बस। अब मैं आपको बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एक्सेस डिमांड यानी इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करता है। तो यहां पर लिखेंगे, जो हेडिंग बनेगी ये बनेगी मॉनेटरी मेजर्स या मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, ठीक है, या मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स जो ठीक करने के लिए है। तो दोस्तों ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं और दूसरे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, ये बताऊंगा मैं आपको। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट के अंदर पहला CRR, दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा लीगल रिजर्व रेशियो, ये जो है इन दोनों का टोटल होता है। चौथा बैंक रेट, पांचवा रेपो रेट, छठा रिवर्स रेपो रेट, और सातवां है ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMOs बोल देते हैं इसको। ये सब क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव मेजर्स में आपको करना है मार्जिन रिक्वायरमेंट, और दूसरे पे करना है मोरल सुएशन। सुएशन का मतलब प्रेशर होता है, मोरली RBI प्रेशर बनाता है उसके ऊपर। और होता है एक डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, लेकिन आपको करना नहीं है। ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी होता है, आपको नहीं करना, तो चलो इसको लिख ही को रहा हूं, फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग को हटा देते हैं। तो दोस्तों ये हथियार है उसके पास ठीक करने के लिए। करता क्या है, अब आपको ट्रिक बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि टर्म 2 की रिवीजन चल रही है ना, यहां पर ट्रिक जाननी जरूरी है याद करने से बढ़िया। तो ट्रिक ये है कि इन 6 के 6 अंदर कोई भी रेशो को बढ़ा दो, एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कम हो जाएगी, उल्टा रिलेशन इनमें। तो इन 6 की बात करते हैं, किसी भी चीज की रेशो को बढ़ा दो, उससे हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई का फ्लो कम हो जाता है और साथ साथ में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैंक रेट इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे ठीक करेगी, तो हम बोलेंगे बैंक रेट को बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। कोई बोले CRR इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे ठीक करता है, हम बोलेंगे CRR को बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। इनमें से किसी भी रेशो के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब तो होता है कि मार्केट में ओपनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदता भी है और बेचता भी है, ठीक है। जब सरकार की कंपनियां जो है, लाइक BSNL मान सकते हो आप, NHPC मान सकते हो, NTPC मान सकते हो, भेल मान सकते हो, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी है। मतलब उस कंपनी का शेयर जब RBI मार्केट में ओपनली बेचेगा, तो बेचने के बाद पब्लिक से पैसा ले लेगा ना, मतलब पब्लिक खरीद रही है शेयर तो पैसा देगी। तो जब ये मार्केट में सेलिंग करेगा गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर की, तो पब्लिक इसको पैसा देगी, तो पब्लिक के पास से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो बेचारों की टोटल डिमांड पे फर्क पड़ेगा और इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक कैसे करते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI गवर्नमेंट कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल करता है, और सेल करने के बाद मनी सप्लाई कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है जी। ये थे क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स पे। तो यहां पर भी सेम है, आपको लर्न करने का तरीका ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट को MR लिख दिया मैंने, आप मत लिखना। इसको भी बढ़ा दोगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब आसान तरीका याद करने का, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। मोरल सुएशन, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करने का कोई चक्कर नहीं होता। ये एक प्रेशरफुल अपील होती है RBI की कमर्शियल बैंक से कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, तो वो इस हथियार को अपना सकता है, उसको प्रेशरफुली बोल सकता है डिक्रीज कर या इंक्रीज कर। तो यहां पर उसको मनी सप्लाई को डिक्रीज करवाना पड़ेगा, बोल देगा कमर्शियल बैंकों की लोगों को लोन मत दे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है जी। अब इसमें कॉमन बात क्या है, कॉमन बात यहां से देख लो, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स में मनी सप्लाई को किसी भी तरीके से कम करके देश की एग्रीगेट डिमांड को कम कराया गया है ताकि यह प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन जो फिस्कल मेजर्स है सरकार के पास है, वो मनी सप्लाई को
इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकती, वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, वो डायरेक्ट इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड को टारगेट करेगी। तो यह फर्क समझ में आना चाहिए। अगर कोई तुमसे पूछ ले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनाई गई वो पॉलिसी है जिसके अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई वो पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट अपने टैक्स और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। बस ये बातें बोलनी है और आपका काम पता है, मतलब मजेदारी से तुम ये कॉन्सेप्ट कर सकते हो। और वो इतना इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेस डिमांड कर लोगे तो उसके साथ मैं कह रहा हूं एक मेजर जरूर आएगा कि बताओ इसको ठीक कैसे करते हैं, चाहे वो मॉनेटरी मेजर हो या फिस्कल मेजर हो। मॉनेटरी मेजर हुआ तो उसमें और कैटेगरी दे सकता है यार, क्वांटिटेटिव बोल देगा या बोल देगा क्वालिटेटिव वाला बता दो, तो इट डिपेंड्स। क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बताए थे एक्सेस डिमांड को ठीक करने के मेजर्स, अब बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के मेजर्स। तो यहां पर हेडिंग बनेगी मेजर्स टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप या टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। अब सेम क्राइटेरिया है, अगर आपको वो समझ में आ गए थे तो ये भी समझ में आ जाएंगे। इससे पहले आपको एक बात बता दे, डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन होती है जहां पर एडी कम होती है, एएस ज्यादा होती है देश के अंदर, प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट भी होती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखकर आ रहे ना तो नंबर कट जाएंगे, मतलब मिलेंगे इन नंबर। तो यहां पर देखो दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो यहां पर डिमांड बढ़ा दो ताकि सप्लाई के इक्वल आ जाए। तो यहां पर एक ही सॉल्यूशन है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, दैट्स इट। अब इसको बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी काम में आती है, फिस्कल पॉलिसी भी काम में आती है। तो यहां पर कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स भी हैं, यानी उसको लिख देंगे ऐसे, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, और दूसरे मेजर्स हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स में डिमांड बढ़वानी है ना, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दे। तो करना क्या है, जैसे मैंने पहले बताए थे, इन सबका उल्टा कर दो। ये जो रेशियोज बढ़ाई थी उसको कम कर दो, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और आरबीआई ने यहां सेलिंग करी थी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो बाइंग कर दो। तो यहां करना क्या है कि जितनी भी रेशियो है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और एलआरआर या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आ गई, देखो ये वाली मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आ गई, ठीक है। तो इनको किसी को भी कम कर दो, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो कोई पूछे कि डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए बैंक रेट कैसे हेल्प कर सकती है या बैंक रेट का क्या रोल होता है, हम बोलेंगे बैंक रेट को हम कम कर देंगे जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, तब तक जब तक ये प्रॉब्लम करेक्ट ना हो जाए। तो बहुत आसान सा फंडा है, आपको याद करने का तरीका ही बता दिया, क्योंकि हम इसको रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं। रिवीजन के तौर पर इस तरीके से ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हो, ठीक है जी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को लिखूंगा OMOs। यहां पर आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, तो लोगों को पैसा देगा, फिर बेचने के खरीदने के बदले, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी मनी सप्लाई के बढ़ने से। फिस्कल पॉलिसी मेजर में सरकार अपने टैक्सेस कम कर देगी ताकि लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा बचे, तो परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ेगी और उसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। दूसरे पे सरकार अपना खर्चा भी बढ़ाएगी, देश के खर्चे का हिस्सा सरकारी खर्चा भी है, तो ये बढ़ने से भी देश की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये मेजर्स हैं इसको ठीक करने के। अगर फिर भी इससे हटके क्वेश्चन आता है, हटके क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में अंतर बता दो, तो बहुत आसान है। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको और आसानी से कर लोगे। पहला तो दोनों का डिफरेंस लिखने में मीनिंग लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन। दूसरे पे एक्सेस डिमांड का प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ता है, यानी इससे प्राइस लेवल बढ़ने लगता है, महंगाई हो जाती है, और इसका क्या फर्क पड़ता है, यहां पर प्राइस लेवल कम होने लगता है। तीसरे पे बताएंगे, इनका इंपैक्ट ही बता रहे हैं, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, यहां पर तो अनचेंज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। लेकिन डिफ्लेशनरी गैप में ये नौकरियां जाने लगी थी, एम्प्लॉयमेंट पे डिक्रीज का फर्क पड़ेगा। चौथे नंबर पे, अब ये तीन डिफरेंस बताने के बाद हम यह बताएंगे मेजर्स टू करेक्ट, इनको करेक्ट कैसे कर सके, ठीक है। ये याद कर लो, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, और करोगे तो इनका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम, जैसे कि एक्सेस डिमांड का दूसरा नाम है इन्फ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट का दूसरा नाम है
डिफ्लेशनरी गैप वो लिख सकते हो। डायग्राम बनाओगे ना डिफरेंस के अंदर तो बहुत लंबी खिचड़ी फैल जाएगी, उस रायते को फैलाने का फायदा नहीं है। तो इतने में आपका काम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लिखा हुआ चाहिए कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन क्या है, तो वो आपके सामने ये लिखी हुई है। क्या लिखी है? इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इसके अंदर अगर आपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसका इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप ऑन प्राइस लेवल, तो इट लीड्स टू राइज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल या फिर जनरल प्राइस लेवल लिख देना, सिर्फ प्राइस मत लिखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखते हैं सिर्फ प्राइस, मैक्रो में प्राइस लेवल, ठीक है। फिर लिखा है सिंस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज ऑलरेडी अचीव्ड सो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अब नौकरियां बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि सारी नौकरियां तो पहले से मिल चुकी है, तो हेंस आउटपुट रिमेन्स अनचेंज्ड। आउटपुट रिमेन अनचेंज्ड एंड एम्प्लॉयमेंट रिमेन अनचेंज्ड। नौकरियां भी अनचेंज रहेगी, दोनों की दोनों कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ऐसा आप डिफ्लेशनरी गैप के बारे में डेफिनेशन ये लिखी, डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एडी इज लेस देन एएस, यानी ये देखो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। और फिर इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है? इंपैक्ट होगा इट लीड्स टू डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, डिफ्लेशन आ जाएगी, और साथ में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स फॉलिंग, रिसेशन आ जाएगा यहां पर। तो ये प्रॉब्लम थी। इस वीडियो के साथ मतलब इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप खत्म हुआ और टर्म 2 का आपका पूरा सिलेबस रिवीजन के तौर पर वन शॉट में कंप्लीट कर रखा है। यानी एक एक वीडियो के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक एक चैप्टर करा दिया। नेशनल इनकम को कराने में पूरी 5 वीडियोस बनाई गई, जिसमें जीडीपी वेलफेयर अलग वीडियो में, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन तीनों मेथड की अलग अलग वीडियो बनाई है, और नेशनल इनकम की थ्योरी की अलग वीडियो बनाई है। 5 वीडियो में नेशनल इनकम हुआ और 5 वीडियो में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर हो गया। इसके अंदर भी दोस्तों अलग अलग सेगमेंटेशन कर रखी है। पहले में एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। दूसरी वीडियो में एडीएएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में बताया। फिर तीसरी वीडियो के अंदर वो सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से कैसे डिराइव करते हैं, कंजम्पशन कर्व को सेविंग कर्व से कैसे डिराइव करते हैं, छोटी सी वीडियो बनाई थी क्योंकि इंपॉर्टेंट और थोड़ा हटके क्वेश्चन था। चौथी वीडियो में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की पूरी वर्किंग और उसके न्यूमेरिकल्स पूरे चैप्टर में जो भी थे, इक्विलिब्रियम इनकम के न्यूमेरिकल्स बताए। और 5वीं वीडियो में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप बता दिया आपको। अच्छा, यहां पर एक बात और आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चन आ सकता है, लाइक जैसे कि यहां पर इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप आपका ओके हो गया, ठीक है। वो पूछ सकता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो दोस्तों जब एक बंदा मिनिमम वेज रेट पर काम करना चाहता है ना और तब भी उसको नौकरी नहीं मिलती, तो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू डू वर्क इवन एट प्रिवेलिंग मिनिमम वेज रेट बट ही डिड नॉट फाइंड द जॉब, मतलब ही डजंट फाइंड द जॉब, तो दैट सिचुएशन इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जब एक इंसान को अपनी मर्जी का काम नहीं मिलता, तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन डजंट गेट द जॉब ऑफ हिज ओन चॉइस, अपनी मर्जी का काम ना मिले। तो ये डेफिनेशन भी करके चले जाना। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर एडी और एएस एक दूसरे के बराबर हो और इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज भी कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाए। इन सब वीडियोस को देखने के बाद दोस्तों आपके मोर देन 90% मार्क्स जरूर आने चाहिए। मैं आपको इसके बाद सीबीएसई का सैंपल पेपर भी रिवाइज कराऊंगा, जिसको करने के बाद आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे आता है और उसके आंसर कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, नमस्कार।